सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और डिस्कस करते हैं आज के जो हिंदू के टॉपिक्स हैं। लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक। और काफ़ी सारे आज जैसे अगर देखा जाए तो uh, तीन मेजर टॉपिक्स हैं। एडिटोरियल में है, फ्रंट पेज में जो है वो आपका द टॉपिक इज लिंक्ड विथ नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ अब एक वीक के अंदर सारे अनाउंस हो जाएंगे, तो उसमें काफ़ी सारे पढ़ने की चीज़ें होंगी, तो दैट आई एम गोइंग टू कवर। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे, विल ऑल्सो डिस्कस एक टॉपिक आपका लैंग्वेज पॉइंट के ऊपर आया है, तो उसमें काफ़ी एक डिटेल्ड चीज़ें हैं। थ्री बॉडी प्रॉब्लम और पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन, ऐसा कुछ नया कंसेप्ट भी उसमें दे रखा है, तो वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर प्रीलिम्स बूस्टर के चार टॉपिक्स मैं आपको साथ में और भी कवर कराऊंगा, सो दैट विल बी देयर। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के टॉपिक्स के लिए। और आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस, मतलब आज ही के न्यूज़पेपर के अंदर सारी चीज़ें आपकी पब्लिश हुई हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो पाता है, तो फर्स्ट आई हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो और फिर मैं आपके लिए प्रीमियर करता हूँ। बट टाइम में कोई अंतर नहीं है, इसी समय आपका लाइव हो रहा है, उसी समय आपका प्रीमियर हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं, पहला टॉपिक है द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस। पहला टॉपिक जो है वो है लैंग्वेज पॉइंट है। ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या है लैंग्वेज पॉइंट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रिक्स फ्यूचर, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ये टॉपिक साइंस का है, ये टॉपिक साइंस का है। इसमें एमआरएनए वैक्सीन के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में बहुत सारा कंटेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत अल्टीमेट कंटेंट रहेगा। इसमें प्रश्न इस साल भी आ सकता है, अगले साल भी प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी का जो एरिया है। फिर ब्रिक्स फ्यूचर की हम बात करें, ये आईआर का एक अच्छा टॉपिक बनता है, तो दैट वी विल डिस्कस। प्रीलिम्स बूस्टर के चार मेजर टॉपिक्स हैं, फोर मेजर टॉपिक्स हैं। फिर मेंस का क्वेश्चन जो है दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। फिर हम जो आपके क्वेश्चन है रिलेटेड विद द मेंस, दैट विल बी देयर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज का जो मेंस का प्रश्न देख लो कौन सा है। ब्रिक्स एक्सपेंशन विल ब्रिंग डीपोलराइजेशन इन वर्ल्ड ऑर्डर, 10 नंबर में लिखना है। इसको लिखने के लिए बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस चाहिए, बहुत अच्छी समझ चाहिए, तभी लिख पाओगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आज भी आपसे डिस्कस करूंगा। और पुराने जो टॉपिक्स हमने आईआर के डिस्कस किए हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है, दैट विल बी देयर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की पहली क्लास कल हो चुकी है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बने हुए हैं। आज सेकेंड और थर्ड क्लास अपलोड हो जाएगी, मतलब तीसरी क्लास, और विद इन 5 to 6 डेज में सारा जितना कंटेंट है सेकंड एआरसी रिपोर्ट का वो आपको मिल जाएगा। जिसमें चार मेजर रिपोर्ट्स जो हैं उसके लगभग 1000-1200 पेजेस हैं। उसका सारा मेरे द्वारा जो प्रिपेयर्ड हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी क्लास आपको मिल जाएगी। तो आपको बस जो मैंने उसे गाइडलाइंस वीडियो में दे रखे हैं उसको आप लोग फॉलो करना। और कहाँ पे ये क्लास आपको मिलेगी सेकंड एआरसी की, वो है सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर। अभी 30% जो ऑफ है वो भी ऑफर अब स्टार्ट मैंने कर दिया है, ठीक है। आप लोग के काफ़ी लोग के मैसेज भी आए थे, 30% ऑफ है। आप जब ऐप में जाओगे, ऐप में जाने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है। ऐप में जाओ और जाने के बाद बस आपको क्लिक करना है और पे नाउ पे ऑप्शन पे जाओगे तो अपने आप 30% अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो इस सेकेंड एआरसी की क्लास मिस नहीं करनी, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ। और इसमें 3 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी, मतलब 3 महीने तक आप क्लास जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेन से पहले ऐसे बहुत सारा कंटेंट मेन से रिलेटेड, एक बार जैसे ही सेकेंड एआरसी का पूरा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा तो उसके बाद फिर मैं आपसे जो फर्दर हमारे कोर्सेस हैं वो उसके बारे में, जो कि मेंस के लिए है, क्योंकि दिसंबर तक मैंने मेंस को टारगेट कर रखा है ऐसे कंटेंट को जो हम लोग नहीं करते हैं, तो वो कंटेंट एक साथ सारा का सारा कवर हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। जैसे अभी एक टीएमएच की किताब पतली सी इंटरनल सिक्योरिटी की आती है, वो भी मेरा एम है कि इसको भी कराया जाए। गवर्नेंस इन इंडिया वाली किताब है, उसको कराया जाए, जिसका बहुत आसानी से, मतलब जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो उसको एक्सेस कर सके। तो ऐप में वो क्लासेस भी आपको अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि कंटेंट ही मैटर करता है इनके लिए। तो वो चीज़ जस्ट आपको देखना है और नोट डाउन करते जो है वो जाना है। अब देखते हैं यहाँ पे ये कोर्स, ये चार रिपोर्ट्स की ये कोर्स ऑलरेडी आ चुका है। इथिक्स इन गवर्नेंस की पहली क्लास मैंने डाल दी है। अब रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आपकी हो जाएंगी, रात को 9-10 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज 2 क्लासेस अपलोड होंगी, इसके अलावा फिर ऐसी क्लासेस आपकी इंक्रीज होती जाएंगी। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लास है, आज 11 बजे क्लास है। एग्रीकल्चर ऑप्शन हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है। हमारी 12 क्लासेस हो चुकी हैं, 12 क्लासेस मैंने आपको 60 पेज के नोट्स बनवा दिए हैं। आज भी हम डिस्कशन करेंगे। आज जो नेक्स्ट क्लास है वो है 11 बजे। जिन्होंने नहीं किया है अभी भी आपके पास मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर मतलब नवंबर सेकेंड वीक तक आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। और बहुत ह्यूज एडवांटेज होगा अगर आपका ऑप्शन आपके हाथ में है, तो इस चीज का बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप, आप ये भी देखना, मोबाइल फोन पे भी देख सकते हो, और www.saurabhpandeyupsc.com पे ऐसा करके करोगे तो आप लॉगिन भी कर सकते हो। लॉगिन करके अपने लैपटॉप में भी देख सकते हो मेरी क्लासेस।
तो ऐप के माध्यम से ये कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, और आई होप आप लोग जो है जिन्होंने भी प्लान किया है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। आप लोग जिन्होंने नहीं किया है ज़रूर से करें। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको अपने आंसर सेंड करने हैं, जहाँ पे पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। तो इसका लिंक भी, सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद द लैंग्वेज पॉइंट। इस पर मैंने कई बार आपसे चर्चा की, अगर आपको याद हो। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द लैंग्वेज पॉइंट। लैंग्वेज पॉइंट के ऊपर हमने काफी ज्यादा जो है वो डिस्कशन पहले भी कई बार कर रखा है। आदित्य L1 के कंटेक्स्ट में जो है इस पर कई बार डिस्कशन है। तो ये साइंस वाला जो पेज है, उस साइंस वाले पेज के अंदर ये न्यूज आई है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं, जैसे अगर ये देखो, ये आपकी अर्थ है, दिस इज अर्थ, यहाँ पे ये मून है, ये आपका यहाँ पे सूरज है, और अलग अलग तरीके के, जैसे ये लैंग्वेज पॉइंट L2 है ना, अलग अलग जो आपके लैंग्वेज पॉइंट्स लोकेट। तो लैंग्वेज पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज पॉइंट्स L, जैसे ये क्या है, जो लैंग्वेज पॉइंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे एक और डायग्राम है, अच्छा एक ही डायग्राम है, तो जैसे ये डायग्राम ही अगर आप देखो, इफ यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे लगभग, जैसे मान लो ये सन है, ये अर्थ है, तो लगभग 1.50 मिलियन किलोमीटर पे लोकेटेड है, और है ना, मतलब अर्थ से ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि लगभग आई थिंक 13 से 14 करोड़ इतना किलोमीटर का अंतर है। और अभी हमने जो जैसे L1 जो लैंग्वेज पॉइंट है वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे हमने लॉन्च किया है। तो प्रश्न ये अराइज होता है कि ये जो लैग्रेज पॉइंट है, जो ये लैग्रेज पॉइंट है, ये लैग्रेज पॉइंट होता क्या है? कई बार डिस्कस किया है, बट यहाँ पे समझने का प्रयास करो। तो इसमें एक सिचुएशन आप इमेजिन करो। थोड़ा सा मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ। जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक पर्सन मान लो कोई एक है, वो एक हाथ मेरा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ठीक है। अब सपोज करो मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा, डिपेंड करता है कि अगर इधर वाला फोर्स ज्यादा लगा रहा होगा तो मैं इधर जाऊंगा, और इधर वाला ज्यादा लगा रहा है तो मैं इधर जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है कि मुझे ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि लोग इतना ज्यादा मुझे खींचे कि मैं गिर जाऊं। तो मुझे ये भी देखना है, तो मैं पूरा बैलेंस बना के भी रखूंगा, चलो थोड़ा सा ऐसे गया, थोड़ा सा ऐसे गया, इस टाइप से किया है। तो ये क्या है कि मान लो, आप ये मानो कि इधर से जो खींच रहा है वो सूरज है, इधर से जो खींच रहा है वो मून है, और जो खींचने वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मैं क्या हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ जो कि अर्थ और जो कि आप कह सकते हो सन, मून और अर्थ के बीच में लोकेटेड है। तो एक ऐसी जगह या ऐसा पॉइंट जहाँ पे सूरज का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल, और जो दूसरी बॉडी है अर्थ या मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। सपोज करो एकदम बैलेंस है, तो मैं एकदम सीधा खड़ा हूँ, ना इधर खींच रहा है ना इधर खींच रहा है। तो मेरे लिए अगर बहुत आसान है, मैं ऐसे ऐसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आराम से इधर से जा सकता हूँ। मेरा ज़्यादा एनर्जी जो है नहीं लगेगी कि मैं इसको भी बैलेंस कर रहा हूँ, मैं इसको भी बैलेंस कर रहा हूँ। तो कुछ इसी तरीके के आपका लैंग्वेज पॉइंट्स होते हैं। तो लैंग्वेज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपका जो ग्रेविटेशनल पुल दो बड़ी बॉडीज का वो बैलेंस रहता है, और इसकी वजह से मान लो कोई छोटी बॉडी वहाँ पे ऑर्बिट कर रही है, तो विथ फ्यूल एफिशिएंसी, जैसे मान लो एक आपने स्पेसक्राफ्ट जो है लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया, तो अगर आपने लैंग्वेज पॉइंट पे किया तो वहाँ पे स्टेबल रहेगी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि दो मेजर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बैलेंस्ड हो रहे हैं, तो उसको ज़्यादा फ्यूल का भी जो यूज़ है वो भी नहीं होगा, और इजीली उस जगह पे प्रेजेंट होके वो जो भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो उस सैटेलाइट के द्वारा आसानी से किया जाता है। तो इसी कारणवश हमने जो अपना L1, ये पोजीशनिंग जो L1 है, L1 पे अपना आदित्य L1 मिशन जो है वो हमने लॉन्च किया है, जिसका काम क्या है, जो कि सूरज को ऑब्जर्व कर रहा है, सन है और सन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें, सन में क्या ऑब्जर्व कर रहा है ये सब पढ़ा रखा पहले। कमेंट सेक्शन मुझे आप लोग एक्सप्लेन करो, दैट इज कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक्सप्लेन करो, दैट इज कोरोनल मास इजेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोनल मास इजेक्शन? इस कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा मुझे चर्चा करके बताओ कमेंट सेक्शन में, ये क्या है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, लैंग्वेज याद रखना, लैंग्वेज पॉइंट्स ऐसे हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जहाँ पे कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को आपका कैंसिल करते हैं, जिससे कि जो थर्ड बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल मास विल रिमेन एट रेस्ट बिटवीन देम। उसी मतलब दोनों का, जैसे मान लो अगर
मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, अगर इसने मुझे इधर को खींचा तो मैं फिर इधर जाऊँगा, इधर खींचा तो मैं फिर इधर जाऊँगा, तो मैं कहाँ से स्टेबल रहूँगा। बट अगर दोनों का फोर्स ऑलमोस्ट सेम है तो मैं एक जगह रहूँगा इस तरीके से, फिर मैं इजीली मूव भी ऐसे कर सकता हूँ। बट यहाँ पे क्या होगा कि बिकॉज दीज टू जो ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, द थर्ड बॉडी दैट इज मी, इट विल बी ऑफ अ नेग्लिजिबल मास, और मैं एकदम से रेस्ट में रहूँगा। मतलब रेस्ट का मतलब मैं मूव नहीं करूँगा। अगर इधर पुल ज़्यादा होगा तो मैं इधर मूव करूँगा, इधर पुल ज़्यादा इधर होगा, बट दोनों बैलेंस है, इट मीन्स आई विल बी इन रेस्ट। मतलब इसी तरीके से आपका कोई भी जो थर्ड बॉडी है, थर्ड बॉडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ टू बॉडीज आपकी रहती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ के बीच में, इट इक्वल्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट और एन एस्टेरॉइड टू ऑर्बिट द सन अर्थ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द मेंशन्ड है, दैट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब सपोज करो कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर टू फोर्सेस, है ना, यहाँ पे वन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अदर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब इसमें एक है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सपोज करो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ आई टॉक अबाउट, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ये यहाँ पे है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाए जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये अगर जो फोर्स आपका टुवर्ड्स सेंटर डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स सेंटर, तो वो कौन सा फोर्स होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और मान लो कोई जो है वो आपका आउटर साइड इस टाइप से डायरेक्टेड होता है, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसे मान लो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू बॉडीज, दोनों के बीच का। इससे क्या होगा कि जो बॉडी है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जैसे मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बैलेंस नहीं होता है तो दैट बॉडी जो घूम रही, जैसे मान लो ऐसे मैं घूम रहा हूँ इस टाइप से, इफ आई एम ऐसे, मैं, है ना, चक्कर नहीं है ज़्यादा घूमने से, मान लो ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं तेजी से घूमूंगा इस टाइप से, बहुत तेजी से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा, तो मैं उस ऑर्बिट से बाहर जाके उधर गिरूंगा। तो क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली बैलेंस्ड बाय दैट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू बॉडीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट, जहाँ पे द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल, इस वजह से हम कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में रहेगी, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो अगर कोई चीज ऑब्जर्व हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे इन द केस ऑफ सैटेलाइट। तो एट दिस लैंग्वेज पॉइंट सैटेलाइट विल कीप इट्स पोजीशन कांस्टेंट, मतलब सन और अर्थ के बीच में जो पोजीशन है उसको वो आपका कांस्टेंट रखेगी। ये पॉइंट्स थोड़ा सा याद रखें। अब देयर इज दिस न्यू कंसेप्ट जो हमने पहले नहीं पढ़ रखा है, एंड दिस इज द थ्री बॉडी प्रॉब्लम। There is this concept called as the three body problem. तो what do you mean by three body problem? Three body problem क्या है? So that we should know. तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो Lagrange most important contributions were related to the so-called three body problem, which investigation the motion of the three bodies relative to each other in space, such as Sun, Earth, and Moon. The problem question itself: if you know the starting position of the Sun, the Earth, and the Moon, can you predict their exact location at the later date as they move under the influence of each other's gravity? तो यहाँ पे कहा गया, if the assumed the third body was much smaller than the other two larger masses, this eventually led him to describe the famous 5 Lagrange points that we know it today. तो यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लैंग्वेज रीड करना इंपॉर्टेंट है। दे आर टॉकिंग अबाउट द 3 Lagrange points, दे आर टॉकिंग अबाउट द 3 बॉडी प्रॉब्लम। थ्री बॉडी प्रॉब्लम, एक हो गया सूरज, एक हो गया आपका अर्थ, और एक हो गया आपका मून। एक तरफ आपका क्या होगा, सूरज, सन, फिर अर्थ, फिर आपका मून। तो अगर इफ यू टॉक अबाउट दीज थ्री बॉडीज, ये जो थ्री बॉडीज हैं, कि इफ यू टॉक अबाउट द थ्री बॉडीज, तो अगर अब तीन बॉडीज की हम स्टार्टिंग पोजीशन को हमें पता है कि अच्छा सन इधर है, मून इधर है, अर्थ इधर है, तो ये स्टार्टिंग, तो कैन वी प्रिडिक्ट देयर पोजीशनिंग, वो जो रिलेटिव पोजीशनिंग क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम? इज इट पॉसिबल कि हम उस कैलकुलेशन के बेसिस में कि अच्छा ये बॉडी इसमें इतना ग्रेविटेशनल पुल डाल रही है, ये बॉडी इसमें इतना ग्रेविटेशनल पुल डाल रही है, तो क्या अभी हमें स्टार्टिंग पोजीशन पता है, तो हम क्या लेटर स्टेज में जो इसकी पोजीशनिंग है वो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो इसी चीज को जो स्टडी करने का प्रयास किया गया था, और उसमें कहा गया
कि ये मतलब अगर तीनों बड़ी बॉडीज हैं तब तो मुश्किल है, लेकिन अगर एक छोटी बॉडी ले लेते हैं, जैसे मान लो एक सन हो गया, एक अर्थ हो गया, और एक छोटी बॉडी जिसका मास बहुत कम हो उसको अगर हम ले लेते हैं, तो फिर ये पॉसिबल है कि हम उसके लोकेशन को जान सकते हैं एट अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, जब इस पर स्टडी हुई, इसी के बाद ही लैग्रेंज पॉइंट डिस्कवर हुआ, L2 L1 L2 L2 L3 L4। तो ये जो आपका मतलब जो तीनों बॉडी की रिलेटिव पोजीशन के बारे में जानकारी लेना, इस पर इन्वेस्टिगेशन करना, इसके बारे में जानना, इसी को थ्री बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है व्हाट डू यू मीन बाय थ्री बॉडी प्रॉब्लम्स। ये प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्री बॉडी प्रॉब्लम्स, और थ्री बॉडी प्रॉब्लम्स किससे लिंक्ड है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में इक्वेशंस और ये सब नहीं करनी है, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि व्हाट बेसिकली इज द थ्री बॉडी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक दूसरा कंसेप्ट है, एंड दिस कंसेप्ट वी कॉल इट एज द पॉइंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन। द पॉइंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन। अब इसमें थोड़ा सा कंटेंट देखो, यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। ऑब्जेक्ट स्टे अनडिस्टर्ब एट L4 or L5 because of the restoring forces, a force acting against any displacement that prevent them from being nudged away from the stable point. Because of their stability, however, L4 and L5 also tend to accumulate a lot of interstellar dust and asteroid called Trojans that zip around the points. अब देखो, इसमें बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैं यूं खड़ा हूं, ठीक है, एक फोर्स यहां से मुझे खींच रहा है, एक फोर्स यहां से खींच रहा है, दोनों बैलेंस्ड है, तो मैं एकदम सीधा खड़ा हूं। अब मैं ऐसे खड़ा हूं इस टाइप से, अब ये इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, दोनों बैलेंस्ड है, मतलब दोनों बैलेंस्ड है, तो मैं मूव नहीं अगर इसने ज़्यादा किया तो इधर चला जाऊंगा, इधर ज़्यादा किया तो इधर चला गया। लेकिन क्या है, दोनों का बैलेंस है, तो मैं एकदम सीधा खड़ा हूँ टाइप से, ठीक है। अब मैं इस टाइप से खड़ा हूँ, अब सपोज करो इसी टाइप से मैं खड़ा हूँ, बहुत समय तक धूल वूल सब मेरे ऊपर आएगी, साफ सफाई कुछ नहीं, ठीक है। इसी टाइप से धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठी होती चली जाएंगी, ऊपर गंदगी बढ़ती चली जाएगी, क्यों, मैं ऐसे खड़ा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो फिर अगर सपोज करो कि मुझे हटाना है, तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे, मतलब पूरा जो है ऐसे ऐसे कुछ किया तो पूरा धूल जो है वो इधर उधर हो जाएगी। बट उसके लिए भी चाहिए कि या तो ये मुझे कुछ करे, ये फोर्स इधर खींचे या इधर खींचे, या दोनों मुझे झटक दे, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, लैग्रेंज पॉइंट्स एक ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई बॉडी अगर प्रेजेंट है तो वो एक प्रकार से स्टेबिलिटी और बॉडी को एकदम रेस्ट में ले आती है, मतलब एक सेम पोजीशन पे वो प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे धीरे धीरे अगर वो पोजीशनिंग में जाता है कोई, तो वहां पे मान लो कोई एस्टेरॉइड, जो बड़ी रॉकी बॉडीज हैं वो प्रेजेंट है, या धीरे धीरे जो स्टार के फॉर्मेशन के लिए डस्ट प्रेजेंट है, इंटरस्टेलर डस्ट वो प्रेजेंट है, वो भी वहां पे धीरे 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 इकट्ठा होता चला जाएगा, एस्टेरॉइड्स ऐड ऑन होते चले जाएंगे। तो ये क्या होता है, दीज लैग्रेंज पॉइंट्स दे ऑल्सो एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना। क्यों, क्योंकि एक बार अगर वहां पहुंचे तो उसके बाद चीजें उसके ऊपर ऐड ऑन होने जाएगी, ऐड ऑन होते चली जाएगी, ये है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज के ऊपर एक तो व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज पॉइंट्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड इज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट बेसिकली इज द थ्री बॉडी प्रॉब्लम, थ्री बॉडी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट द पॉइंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉइंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन, पॉइंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन जो है क्या है, और इसके कंटेक्स्ट में खास तौर से स्पेसिफिकली पॉइंट L4 और L5 जो है की चर्चा की गई है, दैट प्रमोट्स द पॉइंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने लगभग 10,000 ट्रोजन्स और L4 L5 पॉइंट्स में देखा है। मतलब आप मानो कि एक प्रकार के एस्टेरॉइड्स हैं अलोंग द जुपिटर के अलोंग ये L4 और L5 जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस प्रॉम्प्ट द स्पेस रॉक्स टू फॉलो द जायंट प्लैनेट्स एवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अगर आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लो जुपिटर है, जुपिटर के चारों तरफ देखोगे बहुत सारी रॉकी बॉडी का स्ट्रक्चर घूम रहा है, तो उसके पीछे क्या फैक्टर है, व्हाट इज द फैक्टर दे, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देयर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द L4 L5 या लैग्रेंज पॉइंट की वजह से पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन आ रहा है, और इसकी वजह से दीज एस्टेरॉइड्स एंड ट्रोजन्स आर गेटिंग एडेड, और फिर वो सर्कुलेशन, एक स्टेबल सर्कुलेशन पर चीजें, मतलब मान लो एक एस्टेरॉइड है, उसमें दूसरा ऐड हुआ, तीसरा ऐड हुआ, चौथा ऐड हुआ, पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन होता, उसमें चीजें ऐड ऑन होती चली गई, और वही फिर आपका जो स्ट्रक्चर है अलोंग द जुपिटर वो आपका क्रिएट हो रहा है। तो आपको ये तीन मेजर कंसेप्ट्स के बारे में चर्चा होनी, मतलब आपको पता होना चाहिए। वन इज द पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन, द अदर इज द थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, एंड द नेक्स्ट जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली इट इज दैट इज दैट वी कॉल इट एज अ
लैंग्वेज पॉइंट्स। तो आदित्य L1 को हमने लॉन्च किया। आदित्य L1 पे मैंने बहुत बहुत चर्चा कर रखी है, पहले के सेशंस आपने देख रखे होंगे, तो पूरी तरीके से चर्चा कर रखी है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, आप लाइव सेक्शन में जाओ या नीचे द हिंदू की प्लेलिस्ट एडेड है, सितंबर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगस्त की प्लेलिस्ट आप देख लो तो अगस्त की सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इससे पहले के जो मेरे सेशंस हैं वो किसी और प्लेटफॉर्म पे है, तो वो तो आप तो यूट्यूब में चाहो तो सर्च कर सकते हो, लेकिन अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर की भी प्लेलिस्ट बन गई है, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपके पास L1 के अंदर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। L1 के अंदर यू हैव 4 अदर रोबोटिक एक्सप्लोरर्स है, नासा का सोलर और हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ऐसा नहीं कि हम ही पहले हैं। फिर डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी है, फिर एडवांस्ड कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर एंड ग्लोबल जियो साइंस विंड सैटेलाइट है। अभी और भी यूएस के आएंगे कुछ, जैसे इंटरस्टेलर मैपिंग, एक्सेलरेशन प्रोब, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ आदित्य L1 में जा रहे हैं, आदित्य L1 के अलावा भी कई सारे ऑब्जर्वेटरीज हैं, ध्यान में रखना ये सब ऑब्जर्वेटरीज है। नेक्स्ट देखते हैं, आईआर का टॉपिक है बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर द फ्यूचर। ब्रिक्स के ऊपर है, मतलब इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब देखो इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज तो याद रखो, ये जो टॉपिक है यू विल राइट अंडर इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर के अंदर आपको नोट करना है, एंड द पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव टू लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि जैसे अब ब्रिक्स है और ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है, तो इसी पर आज मेंस का भी प्रश्न है। अगर ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका एक्सपेंशन का क्या बेनिफिट है, या फिर आप कह सकते हैं कि विश्व ऑर्डर में या वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इसका एक्सपेंशन का क्या मैसेज है। ये एक कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इस पर हो सकता है अगले साल के मेंस में आपके लिए प्रश्न बन जाए, और ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए जिससे कि आप जो है आंसर अच्छा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं, लाइक बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब आपकी जिम्मेदारी जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर तक जरूर से आप रीच करें। तो आप लोग जहां भी जिस भी ग्रुप में हैं सेशन को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, आपकी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। और सेशन को लाइक जरूर से करें, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से दें, ये सब चीजें आपको करनी है। तो बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर द फ्यूचर, पहली चीज तो ये ध्यान में रखो, अभी 6 नए मेंबर्स बने। कमेंट सेक्शन में पहले बता दो मुझे वो 6 नए मेंबर्स क्या हैं, पहले डिस्कस कर रखे हैं। तो साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स समिट हुई उसमें 6 न्यू मेंबर्स आपके एड ऑन हुए हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ध्यान में रखना है, इफ देयर इज अ स्टेटमेंट कि क्या जो ब्रिक्स है, वेदर द ब्रिक्स इज इकोनॉमिक एक तरीके से यूनियन टाइप है, मिलिट्री या सिक्योरिटी से रिलेटेड, इट्स नॉट मिलिट्री और सिक्योरिटी, इकोनॉमिक। जैसे अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करो, ऑल दो वो लोग भी डिफेंस में पैसा लगाते हैं। नाटो की बात करो तो वो भी पूरा एक मिलिट्री अलायंस है। तो ब्रिक्स किसी प्रकार का मिलिट्री अलायंस नहीं है, वो इकोनॉमिक लेवल पे पार्टनरशिप कैसे बढ़ाई जाए, इकोनॉमिक लेवल पे कैसे आगे बढ़ा जाए, उससे रिलेटेड वो एक है। तो पहली चीज, अगर ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि इट्स अ मिलिट्री यूनियन या मिलिट्री अलायंस, ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं है। पहला ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक आप कह सकते हैं कि एक ग्रुपिंग टाइप है जिसमें देश आपस में व्यापार और ये सब कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में कार्य आपका किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जैसे मान लो नाटो है, नाटो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। कमेंट सेक्शन बताओ अभी 31st मेंबर नाटो का बना है वो कौन सा देश है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की बात करो, कनाडा की बात करो, ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, ये मिलिट्री लेवल पे भी खूब जम के पैसा लगा रहे हैं। 350 बिलियन रुपीज सिंस 2014 को लगा चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छा पॉइंट इसमें ये दे रखा है ब्रिक्स का, आपका ध्यान रखो कि हमारा कोई ऐसा एम नहीं है दैट वी विल स्टार्ट मेकिंग ब्रिक्स एज अ मिलिट्री यूनिट, जैसे नाटो और इस टाइप का बना है। हमें क्या करना है, वी आर थिंकिंग इन द डायरेक्शन दैट ब्रिक्स विल मोर ऑफ एक्ट एज अ, एक प्रकार से कैसे एक्ट करेगा कि इट विल मतलब ज़्यादातर अगर आप देखो कि वो एक तरीके से एक्ट करेगा कि हम कैसे आपस में व्यापार और इस सब सारी चीज़ों को जो है वो बढ़ा सकते हैं। 2 मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, चाइना और इंडिया, इनके बीच का टेंशन है तो इसको डील करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा देखना है। दोनों देशों की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी 2030 तक, हम बात करें तो सारी चीज़ें हैं। बट अब आपस में जो डिफरेंसेस हैं, दैट डिफरेंसेस शुड नॉट बेसिकली, दोनों का जो जो आपस में डिफरेंसेस हैं ओवरऑल ग्रुपिंग के ग्रोथ को अफेक्ट न करे, ये थोड़ा सा चैलेंज देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया है कि लगभग ब्रिक्स की बात करें तो चाइना और इंडिया में लगभग 1/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, टॉप 3 इकोनॉमीज में रीच हो जाएंगी अभी कुछ ही समय में। अगर जो है देखा जाए, दोनों कंट्रीज ये जानती हैं कि बायलैटरल ट्राइज की अगर हम बात करें तो लाइक बायलैटरल ट्राइज हैव सीन अ ट्रांसफॉर्मेशन
काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, एक कई प्रकार के, जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान जैसे की बात किया जाए तो अगर व्यापार हमें बढ़ाना है तो ऐसा नहीं है कि आप 2 लोग मिलके ही सब कर सकते हो। अगर आप एक बड़ी यूनिट क्रिएट कर लो, जैसे आसियान ग्रुपिंग है, यूरोपियन ब्लॉक है, ऐसी अगर आप ब्रिक प्लस ऐसा कुछ क्रिएट कर लो और उसमें व्यापार होगा तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि आप व्यापार कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जो देश हैं अलग अलग, जैसे व्यापार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर इंडिया और चाइना, कई प्रकार के इनके चैलेंजेस भी हैं। मतलब जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, आपस में कंपटीशन है, सिक्योरिटी लेवल पे है, बॉर्डर इश्यूज हैं, डोकलाम जैसे इश्यूज हैं, ये सब है। तो ये मतलब बॉर्डर लेवल पे इनको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे तो फिर ओवरऑल ब्रिक्स जो है वो दैट विल ऑल्सो भी, वो भी काफ़ी हद तक आपका अफेक्ट करेगा। दूसरा कहा गया देयर हैज़ बीन सम पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है, एक तरफ यूएस है, दूसरा वर्ल्ड अलग तरीके से है। आप द हिंदू में मेरा भी एक आर्टिकल आप रीड कर सकते हो, द ग्रेट पार्टनरशिप। द ग्रेट पार्टनरशिप आप गूगल में टाइप करना, द हिंदू, तो एक मेरा आर्टिकल है, उसको रीड करना, बहुत अच्छा। उस पर द हिंदू के अंदर वो आर्टिकल है, मेरे द्वारा लिखा गया। गूगल में टाइप करना तो वो आपको मिलेगा, तो उसको रीड करना, द यूरेशियन ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि विश्व पोलराइज्ड हो रहा है। पोलराइज्ड का मतलब होता है कि जैसे ध्रुवीकरण, एक चीज की तरफ, वो है ना, एक चीज की तरफ लोग अट्रैक्ट हो गए। जैसे जैसे जो बचपन में होता था ना कि मान लो सामने वाले से आपकी लड़ाई हो गई, आप कहोगे देख अपने जो 3-4 दोस्त हैं जो दोनों के साथ है, देख अगर या तो तू मेरे साथ रह ले या उसके साथ। तो 2 लोग आपकी तरफ आ गए, 2 लोग उधर चले गए। तो ये क्या है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे यही चीज़ पोलराइजेशन हो जाती है। समाज में किसी आइडेंटिटी के प्रति आप अट्रैक्ट हो गए और उधर ही संगठित हो रहे हो, वो पोलराइजेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक देश उसकी आइडियोलॉजी लाइक माइंडेड लेवल पे आप जो है अट्रैक्ट हो रहा है, वो पोलराइजेशन है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन यूएस और दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उनके बीच देखने को कंटिन्यूस बेसिस में मिल रहा है। अब यहाँ पे मतलब देखो, एक तरफ आपका रशिया है, दूसरी तरफ चाइना है, एक तरफ आपका यूएसए है। देशों के पास ऑप्शन ये है कि दे कैन फॉलो द पाथ ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का रास्ता अपना सकते हैं। जैसे जब आपका वर्ल्ड वॉर की स्थिति हुई थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद यूएसए यूएसएसआर 2 मेजर पावर्स थे, और 2 मेजर पावर्स के बाद आपके पास कोल्ड वॉर की स्थिति जब बनी थी तो कई जो नए नए इंडिपेंडेंट देश थे, इसमें इंडिया भी था, तो उन्होंने कहा कि हम यूएसए की तरफ जाएंगे, नहीं यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे और उसमें हमें जो है आप ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना करें। मतलब अपने जो भी आप मिलिट्री ग्रुपिंग है, हम किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम अपना ग्रोथ की तरफ, अपने विकास की तरफ फोकस करेंगे। तो ये जो तरीका, इसे नॉन अलाइनमेंट बोलते थे। आज के समय में वो ऑप्शन थोड़ा सा कम है। जैसे इंडिया के लिए भी नॉन अलाइन फॉलो करना बहुत आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा पोल्स ऑफ पावर उसके साथ ऑलरेडी हमारा डिस्प्यूट है। पहले ना यूएसए के साथ था ना यूएसएसआर के साथ था, तो हमें कोई लेना देना नहीं था। बट अभी चाइना के साथ है। चाइना हमारे बॉर्डर के एरिया में किस प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन करता है, कैसे हमारे इंटरनल लेवल पे इशू चीज़ें इंटरफेयर करता है, कितना नुकसान पहुंचाता है देश को, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको हमें टैकल करना है, तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, ये थोड़ा सा देखना है ना। मतलब हम एकदम ऐसे नहीं बन सकते कि ठीक है तुम करो, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये इसका कोई आउटपुट नहीं, हमें भी कुछ करना पड़ेगा जिससे कि हमें नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पे क्या है कि विश्व जो है, क्योंकि जैसे मान लो 2 पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं, एक तरफ यूएसए है, एक तरफ दूसरे विश्व है, तो अल्टरनेटिव की तरफ जो है सर्च कर रहे हैं, तो ब्रिक्स एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक मतलब यूएस के काउंटर एक अच्छा ऑप्शन बन, ये एक आर्गुमेंट भी इसके लिए जो है वो दिया गया। फिर यूएस के बारे में दूसरा इकोनॉमिक लेवल पे बात की गई है। दूसरी बात अगर की जाए वो है इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट पे। इकोनॉमिक लेवल पे अगर चर्चा की गई है, अब देखो जनरली क्या है कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे सारा का सारा जो आपका मतलब सारा का सारा जितना भी आप देखोगे तो वो ट्रेड डॉलर्स में होता है। अब डॉलर के प्राइस में चेंजेस आए, जैसे मान लो कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव होगा तो उससे डॉलर के प्राइसिंग पे अफेक्ट होगा, डॉलर की अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी, और डॉलर की अवेलेबिलिटी इससे होगी तो आपकी करेंसी का वैल्यूएशन कम होगा। जैसे मान लो $1 70 का है, वो $1 110 का हो गया, तो इससे हमारा इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा। इट मीन्स डॉलर जो कि यूएस की करेंसी है उसमें कुछ चेंजेस या उनकी जो पॉलिसी, उससे हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डैमेज होगा, उसका इम्पैक्ट सामाजिक लेवल पर और भी जगह पे होगा। तो कई सारे देश हैं, जैसे मान लो हम अपनी बात करें तो यहाँ पे क्या है, हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। एंड यहाँ पे ऑल्दो जैसे मान लो हमने रशिया को बोला कि तुम हमें तेल दो, हम तुम्हें पैसा रुपीज में पे करेंगे। अब रशिया थोड़े दिन तो किया, बट उसको थोड़ा सा था कि यार इंडिया के साथ इतना पैसा लेके रुपीज में मैं करूंगा क्या, क्योंकि 2.4% के आसपास ही एक्सपोर्ट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, तो दूसरे देश रुपीज में पैसा लेंगे नहीं, तो उसने थोड़ा सा फिर नानू करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें ये देखना है कि अगर सपोज करो, ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि इंडिया और चाइना दोनों ये जरूर से चाहेंगे, क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमी बनेंगे तो इन्हें अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाना है।
लेकिन अगर उन्हें अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाना है तो ये भी उनको देखना पड़ेगा कि खासतौर से इंडिया को, क्योंकि चाइना का तो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन बहुत है, कि जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना पड़ेगा इंडिया को। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप डी डॉलराइजेशन की तरफ जाते भी हो, मतलब डॉलर का इस्तेमाल अगर आप कम करते भी हो, तो इसका ज्यादातर बेनिफिट चाइना को होगा इन कंपैरिजन टू इंडिया। बिकॉज चाइना की बात करोगे तो चाइना का कंट्रीब्यूशन काफी अधिक है ओवरऑल। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट, तो एक एंगल ये भी ध्यान में रखना है। और ऐसे कंटेक्स्ट में अगर हमें व्यापार बढ़ाना है, ये सब चीजें करनी है, तो ब्रिक्स, और क्योंकि उसमें यूएस तो है नहीं, तो हमें एक सिंगल करेंसी को ध्यान में रखते हुए, डोमेस्टिक करेंसी को ध्यान में रखते हुए जो है ट्रेड व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। और फाइनली देखते हैं, फाइनली जो पॉइंट आपका हाईलाइट किया गया है दैट इज कि वो है अफ्रीका के साथ। अफ्रीका के साथ तो अब देखो, ये लोग सभी लोग, चाहे आप यूरोपियन देशों को देख लो, वेस्टर्न कंट्रीज को देख लो, ये लोग अपने प्रेजेंस को बहुत अधिक इंक्रीज करना चाहते हैं अफ्रीका में बिकॉज ऑफ द रिसोर्स रिचनेस। चाहे आप यूरेनियम ले लो या कॉपर ले लो, किसी भी रिसोर्स को लो, अफ्रीका के अंदर बहुत अधिक है। तो धीरे धीरे अपने प्रेजेंस को इंक्रीज वेस्टर्न कंट्रीज करना चाहती है, इंडिया भी करना चाहता है, और ब्रिक्स कंट्रीज और दूसरे वो भी करना चाहते हैं। तो अफ्रीका भी एक, आप कह सकते हैं कि उसको अगर हम जोड़ते हैं, जैसे अब साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स, और भी देश अफ्रीका के जुड़ते हैं, तो ये चीज क्या होगा कि अफ्रीकन देश इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, जो ब्रिक्स का सिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं, और वो भी फिर हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो सेशन लाइक अगर आप देख रहे हो मॉर्निंग में, तो जरूर से लाइक करो, शेयर करो, एक हैबिट बनाओ। साथ में आप कब सेशन अटेंड करते हैं ये हाईलाइट करें। जो क्वेश्चंस मैं सेशन के बीच में पूछता हूं वो भी आप उसका आंसर करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मेडिसिन नोबेल 2023 गोज टू डुओ हु पेव्ड द वे फॉर mRNA कोविड वैक्सीन। बहुत बार mRNA कोविड वैक्सीन एक्सप्लेन किया, बट आज मैं आपको फिर से ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। हमारे यूपीएससी लेवल पे जब आप पढ़ते हो तो वहां पे सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने नाम पढ़ लिया नोबेल प्राइज का और खत्म हो गया आपका काम, ऐसा नहीं है। हमें पूरा डिटेल में चीजों को देखना पड़ेगा। वो मैं आपको पूरा प्रॉपर पूरा वैक्सीन क्या सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे अभी 5-10 मिनट जो भी टाइम लगेगा, उसमें बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे मेडिसिन नोबेल प्राइज किसको मिला है, पहले ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लो। ड्रू वेस्टमैन और आपका कैटलीन कैरिको, इनको जो है वो मिला है, इनको मिला है। और किस लिए मिला है, बिकॉज इनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट इन्होंने किया, इसके माध्यम से mRNA वैक्सीन बनी। mRNA वैक्सीन एक टॉपिक आपके लिए बन गया जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे जैसे बेस मॉडिफाइड, अब इस पर और चर्चा मैं आगे करूंगा आपसे। बेस मॉडिफाइड mRNA बनाया जिसके मदद से आपका जो वैक्सीन है वो डेवलप आपकी हुई है। तो ये एक है, ठीक है। अब इसमें कई सारे अभी जो डिटेल्ड रिसर्च है वो अभी सामने कहीं मिली नहीं है, तो अभी तो मैं आपको mRNA वैक्सीन और ये सब एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद ये बेस मॉडिफिकेशन क्या होता है, इस पर कई आर्टिकल्स आएंगे, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ से हैं ये सब आप देख लेना, कब गई क्या है, ये सब चीज़ें आप रीड कर सकते हो। ये दोनों मैंने स्लाइड्स इंक्लूड कर ली है, तो आप लोग देख लेना। अभी हमारे काम का जो है वो है कि किस एरिया में मिला और उससे कंटेक्स्ट में हमें टॉपिक्स देखने हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो डिस्कवरी है by the two Nobel Prize laureates were critical for developing effectively mRNA vaccine. उनके द्वारा जो भी डिस्कवर किया गया है that has basically facilitated और helped in the development of mRNA vaccine. अगर आप कोरोना के समय की बात करोगे तो उस समय ये mRNA वैक्सीन बहुत अधिक न्यूज में, और mRNA वैक्सीन बहुत सारे लेवल पे बनाई भी गई थी, कई सारी कंपनीज हैं बनाई भी गई थी, और हमारे जो कोरोना वायरस की लड़ाई में इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी वजह से ये जो नोबेल प्राइज है ये इनको दिया गया। तो किस फील्ड में मिला है, वो है mRNA। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ बातें बोली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे mRNA किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को इंटरेक्ट करता है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। mRNA कैसे इंटरेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, इसके माध्यम से इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है। तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उससे किस तरीके से mRNA इंटरेक्ट करता है, mRNA क्या होता है वही मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। तो ये जो भी इन्होंने डिस्कवरी की उसके माध्यम से हमने नए वैक्सीन जो है वो हमने डेवलप किया, ठीक है। अब मैं थोड़ा से कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको ध्यान समझना, उसके बाद फिर दूसरी चीजें जो लिखी हुई हैं वो समझते हैं। पहली चीज तो आपके मन में ये आना चाहिए कि अच्छा mRNA है क्या mRNA है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट आपके मन के अंदर आना चाहिए कि mRNA क्या है। तो mRNA पे यहाँ पे m शब्द का मतलब होता है मैसेंजर। यहाँ पे क्या होता है m शब्द, यहाँ पे mRNA, तो यहाँ पे क्या है m का शब्द का मतलब होता है मैसेंजर RNA, दिस इज मैसेंजर। और RNA क्या है, ये भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक जैसे DNA है ना उस तरीके से ये क्या है एक प्रकार का जेनेटिक। कई जो वायरस होते हैं वो RNA बेस्ड होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैसेंजर RNA का काम क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका वायरस है। अब ये वायरस है,
अब इस वायरस में क्या है, मान लो ये एस प्रोटीन है, देयर इज दिस प्रोटीन कॉल्ड एज एस प्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन होती है तो एक प्रोसेस होता है, जैसे मान लो कि सपोज करो कि ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, अब ये प्रोटीन जिम वाली प्रोटीन आप इमेजिन मत करना, मान लो कोई भी, हमारा शरीर भी प्रोटीन से बना है, वायरस की बात करो ये भी आपका प्रोटीन से बना है। तो जो प्रोटीन है इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यूज दिस टर्म कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये प्रोसेस बनता है कि भाई कौन सी प्रोटीन, क्योंकि आपके शरीर में हजारों तरह की प्रोटीन्स हैं, तो ये जो प्रोटीन्स हैं कौन सी प्रोटीन बनेगी, तो इसकी इंफॉर्मेशन किस में होती है, वो एक मैसेंजर आरएनए के अंदर होती है। इसमें होती है मैसेंजर आरएनए। जैसे मान लो एस प्रोटीन है, एस प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, कोरोना वायरस में। अब ये जो कोरोना वायरस है इसमें एस प्रोटीन प्रेजेंट है। अब क्या करता है, ये जो आपको एंटीना टाइप दिख रहा है ये जाके इंटरेक्ट करता है, जैसे मान लो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम ACE2 है, इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करके ये पेनिट्रेट कर जाता है किसमें, इट विल इंटरेक्ट एंड इट विल पेनिट्रेट इनटू द ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल्स में क्या करेगा, ये आपका पेनिट्रेट कर जाएगा, ह्यूमन सेल्स में क्या करेगा, ये पेनिट्रेट कर जाएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा, वायरस मल्टीप्लाई करेगा और हमें बीमार होता हमें बीमार करता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये प्रोटीन है जिसे हम एस प्रोटीन बोल रहे हैं। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, mRNA करेगा। तो mRNA करेगा, तो आप क्या करोगे, इस mRNA को लोगे, इसको हम वैक्सीन के प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होगा, इसको जब आप mRNA बेस्ड वैक्सीन डेवलप करोगे और हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करोगे, तो ये mRNA जब हमारे शरीर पे एंटर करेगा, मान लो हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो ये mRNA क्या, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, वही सेम प्रोटीन एस प्रोटीन टाइप जो कि वायरस में प्रेजेंट है, और हमारा शरीर उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज होगा। तो यहाँ पे देखो जो भी हमारी इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी बेसिकली देखो, जैसे कोरोना वायरस में सबसे बड़ी चिंता का विषय ये था कि मान लो आपने लाइव वायरस ले लिया और किसी के शरीर में डाल दिया कोरोना वायरस का। मान लो वैक्सीन में क्या होता है कि जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसको उठाया और शरीर में डाल दिया, किल्ड फॉर्म में या फिर इनएक्टिव फॉर्म में आपने डाल दिया। अब क्या होगा कि अगर सपोज करो कि आपने किल्ड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में वायरस को जो है आपने डाल दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि उस वायरस की वजह से भी इंसान को बीमारी हो सकती है, जैसे पोलियो में देखने को मिलता है। कोरोना केस में तो और ज़्यादा था कि क्या पता किस तरीके से हमारा शरीर एक्ट करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो सकता था। एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, दैट इज साइटोकिन स्ट्रॉम, साइटोकाइन स्ट्रॉम ना। साइटोकाइन एक प्रोटीन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और ज़्यादा अगर ये साइटोकाइन प्रोटीन रिलीज होगी तो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, और आपका ही इम्यून सिस्टम आपको मारने का प्रयास करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉडी को समझ में नहीं आता कि नया वायरस आ गया, इसको कैसे टैकल करें। तो जम के फिर वो मतलब इस तरीके के चेंजेस करता है शरीर के अंदर, जिससे कि कई बार हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से डेथ हो जाती है, जो कि काफ़ी देखने को भी मिला। अब यहाँ पे दूसरी चीज आप समझो कि जो mRNA है, mRNA में आप वायरस के फॉर्म को नहीं ले रहे हो, आप वायरस के एक हिस्से को ले रहे हो, एस प्रोटीन, उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो आपके शरीर में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब आपके शरीर में वो प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को हमारी शरीर एक एंटीजन ट्रीट करेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। तो जब वायरस सही में आपके शरीर पे जाएगा तो आपका शरीर उसके प्रति, क्योंकि आपके पास एंटीबॉडीज है, आपका शरीर जो है प्रॉपर तरीके से उसको टैकल कर लेगा और आप बीमार नहीं होगे। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड एज mRNA वैक्सीन। और इस वैक्सीन को ही इस बार का मतलब जो इसी वैक्सीन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट में रोल दोनों साइंटिस्ट का हुआ है, उन्हें ही आपका नोबेल प्राइज दिया गया है। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हो गया। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन इंक्लूड कर दी है। ये सब कंटेंट जो मैंने एक्सप्लेन किया है लिखा हुआ, आप लोग देख लेना। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्लास के बाद, ठीक है, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। चलो प्रीलिम्स बूस्टर के टॉपिक्स देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नॉर्मल ई बॉरलॉग आप देख लो। अवार्ड की बात किया जाए तो महालिंगम गोविंदराज became the first Indian agriculture scientist to win the prestigious Norman E. Borlaug Award for 2023. The award is given to exceptional scientists under 14 and someone who works in the field of food and nutritional security, hunger eradication, endowed by the Rockefeller Foundations and given by the World फूड प्राइज फाउंडेशन। करेक्ट बताना कितने सही हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्राइज मिला है ये स्वाति नायक है उनको मिला है, ना कि जो इसमें नाम लिखा है उनको मिला है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बाकी दोनों सही हैं। ये आप कंटेंट नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इन्हें बिहाना दीदी भी जो है बोला जाता है बाय लोकल कम्युनिटी इन उड़ीसा, और थर्ड इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्राइज आपका मिला था। आंसर इसका बी है, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं पिंक डायमंड, ये मैंने पढ़ा रखा है।
पिछले संडे के उसमें पढ़ा रखा है, जिसका आंसर आप खुद दोगे। मोर देन 90% ऑफ ऑल पिंक डायमंड्स एवर फाउंड कम्स फ्रॉम अ सिंगल माइन इन साहेल रीजन। व्हाइल पिंक डायमंड्स आर हाईली प्राइस्ड, दे आर ऑल्सो इन अ सेंस डैमेज्ड गुड्स। व्हेन डायमंड्स आर सब्जेक्ट टू intense pressure deep inside earth, the lattice of atoms can twist and bend, and this causes small imperfection that diffract light and bring color to the gems। आपको करेक्ट जो है वो बताना है। तो मोर देन 90% जो आपके हैं ये आपका एक जगह है जिसे हम किम्बरले रीजन, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया रीजन में लोकेटेड है, वहां से। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो यहाँ पे आप याद रखना कि 90% आपका ये किम्बरले रीजन, जिसका नाम आर्गाइल करके, ये ज्योग्राफी का एरिया हो गया मैपिंग से रिलेटेड, ये पहले पढ़ा रखा उसका ही प्रश्न। अर्गाइल करके एक है, वहां से सबसे 90% पिंक डायमंड वहीं से आते हैं। इसका फॉर्मेशन और ये पिछले संडे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा था, आंसर इसका बी है ये, ठीक है। हिंदू का ये टॉपिक है, प्रश्न जो मैंने आपको बना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं माउंट सिमेरू वॉल्केनो। माउंट सिमेरू वॉल्केनो इज लोकेटेड इन इटली। It is an active volcano. It is located in subduction zone where the Indian Australian plate subduct under the Eurasian plate. करेक्ट आपको बताना है। तो देखो माउंट सुमेरू बेसिकली इंडोनेशिया में लोकेटेड है एंड हाईएस्ट माउंटेन है आइलैंड ऑफ जावा के अंदर। देखोगे इट्स एन हाईएस्ट माउंटेन। सुमेरू मेरू से जो है डिराइव हुआ है, जो कि सेंट्रल वर्ड माउंटेन इन हिंदुइज्म, या सुमेरू द अबॉर्ड ऑफ गॉड, ऐसा नाम आपका इनको रखा जाता है। द ग्रेट माउंटेन मतलब होता है इसका संस्कृत भाषा में। और यहाँ पे ये सबडक्शन एरिया, सबडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक तरफ मतलब ये जो प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के बीच जो है, मान लो ये आपका यूरेशियन प्लेट है इस तरीके से और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इस तरीके से सबडक्ट कर रही है, नीचे जा रही है। तो फिर इसी से फिर आपका फॉर्मेशन होता है वॉल्केनिक, मतलब वॉल्केनोस का भी फॉर्मेशन जो है इसी प्रोसेस से होता है। अर्थक्वेक के लिए भी ये सेम चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। कमेंट सेक्शन में बताओ हॉट स्पॉट क्या होता है। ज्योग्राफी में कंसेप्ट है दैट इज हॉट स्पॉट, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विथ ये नेक्स्ट टॉपिक है बॉल्सॉन टॉर्टाइस, ऑल्सो कॉल्ड द मैक्सिमम जायंट टॉर्टाइस और येलो मार्जिन टॉर्टाइस ऑफ द 6th नॉर्थ अमेरिकन tortoise species. It is the largest, having a carapace length of about 46 cm, listed as critically endangered। तो यहाँ पे critically endangered लिस्ट में, तो थोड़ा पॉज करके आंसर दो इसका। तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, आंसर इसका क्या होगा, दैट इज सी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, तो ये भी टॉपिक है। मेंस का प्रश्न देख लो, दैट इज ब्रिक्स एक्सपेंशन विल ब्रिंग डिपोलराइजेशन इन वर्ल्ड ऑर्डर। आप सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर अपना आंसर सेंड करो। लिखने की हैबिट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप डाउनलोड कर लो, आपको फ्री ई बुक मिलेगी, उसमें फ्री मटेरियल भी मैं कई सारा डालता हूँ, फ्री टेस्ट पेपर्स भी, टेस्ट सीरीज भी उसमें चल रही है, सब चीज़ें आप कर सकते हो। सेकंड एआरसी का कोर्स का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, पहला वीडियो मैंने डाल दिया, आज 2 वीडियोस और आएंगे इस टाइप से। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जरूर से ज्वाइन करो। सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है, 30% ऑफ है। आप सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में जाओगे और आप जो है ज्वाइन करोगे तो आप अपने आप ही कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, बट जरूर से इसका हिस्सा बनना भी। 30% इसमें ऑफ भी है। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस भी चल रही हैं लगातार, तो ये भी आज 11 बजे क्लास है, तो इसको भी मिस नहीं करना है। अगर आप अभी भी जुड़ना चाहते हो तो आपके पास मौका है जुड़ने का। एक डेमो क्लास मैंने कि ऐप में क्लास कैसे होती है, वो भी वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, और ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको अपने आंसर को सेंड करना है। तो ये सब है आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, मतलब सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।